ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डी रंजन और स्वागत करता हूं आप सभी का विंग्स एकेडमी चैनल पे। तो हम लोग का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का क्लास चल रहा था और आज इसका सेकंड क्लास है हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग के बारे में। पहला क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए, क्योंकि पहले क्लास को देखे बगैर सेकंड क्लास में आना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ठीक है, तो पहले क्लास में हम लोग ने क्या क्या डिस्कस किया था। पहले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट इज़ द नीड ऑफ ए बैंक, इसके बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद डिस्कस किया था अर्लीस्ट बैंक ऑफ इंडिया, फिर डिस्कस किया था ओरिजिन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। थर्ड नंबर पर डिस्कस किया था जॉइंट स्टॉक बैंक क्या होता है। उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, इन सातों पॉइंट्स के ऊपर हम लोगों ने पहले क्लास में डिस्कस किया था। फिर अब चलते हैं कि आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। ठीक, ओके। और दूसरे नंबर पर डिस्कस करेंगे हम लोग, एक मिनट, हाँ, दूसरे नंबर पर डिस्कस करेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तीसरे नंबर पर डिस्कस करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। चौथे नंबर पर हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, हिल्टन यंग कमीशन का क्या रोल था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर डिस्कस करेंगे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस को हिस्ट्री के लेकर। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं, तो इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। और इसके अंदर जो जो मेजर सेक्शन आएगा उस सबको हम लोग भी पढ़ेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से और आगे बढ़ते बढ़ते मेजर सेक्शंस का ख़त्म करेंगे हम लोग बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा इज एन इंडियन स्टेट ओन्ड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंपनी। तो ये स्टेट ओन्ड मतलब पब्लिक सेक्टर का एक कंपनी है बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसका कि हेडक्वार्टर वडोदरा गुजरात में है। वडोदरा गुजरात ये आज के नाम से है, पहले ये जाना जाता था बड़ौदा के नाम से, और इसीलिए ही बड़ौदा बैंक ऑफ बड़ौदा के नाम से नामित किया गया। और ये स्थापित किया गया था बड़ौदा के महाराज महाराज सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड। ठीक है, महाराज सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय, इनके नाम से इन्होंने ये बैंक फाउंड किया था। और कब फाउंड किया था? 20 जुलाई 1908 में। ठीक है, और ये इंडिया का इकलौता बैंक है जिसका कि ओवरसीज में मतलब इंडिया के बाहर इंडिया के ब्रांचेस से ज़्यादा ब्रांचेस है। ठीक है, समझ में आया? इंडिया का ये इकलौता ब्रांच है जिसका कि इकलौता बैंक है जिसका कि इंडिया के बाहर ज़्यादा बैंक ब्रांचेस हैं रादर देन इंडिया। मतलब इंडिया में इसके कम ब्रांचेस है लेकिन ओवरसीज में इसके ज़्यादा ब्रांचेस है। और इसके ओवरसीज में टोटल ब्रांचेस हैं 50। ठीक है, ये नंबर भी याद रख लीजिए, कितने ब्रांचेस है इसके ओवरसीज में? 50। और लेकिन हाँ, ये सबसे ज़्यादा ब्रांचेस वाला बैंक नहीं है। ठीक है, इसके ओवरसीज ब्रांचेस इंडियन ब्रांचेस से ज़्यादा है, लेकिन सबसे ज़्यादा ओवरसीज ब्रांचेस वाला बैंक कौन सा है? वो बैंक है एसबीआई। एसबीआई मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, ये आप लोग को मैंने पहले क्लास में ही बता दिया था। और एसबीआई का जो सबसे ज़्यादा ब्रांचेस है ओवरसीज में है, जो कि नंबर है 52। ओके, 52 नंबर ऑफ ब्रांचेस ओवरसीज में है एसबीआई के। और एज कंपेयर टू दैट बैंक ऑफ बड़ौदा के 50 ब्रांचेस हैं ओवरसीज में। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। अच्छा, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया फाउंड किया गया था 11 नवंबर 1919 में। ठीक है, और इसका जो इनॉग्रेशन हुआ था वो महात्मा गांधी जी के हाथों हुआ था, जिसका कि हेडक्वार्टर मुंबई में था। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पहला बैंक है जिसने कि इंडिया में एटीएम इंट्रोड्यूस किया था। एटीएम ऑटोमेटिक टेलरिंग मशीन, जिसको कि इंट्रोड्यूस किया था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने, जिसके द्वारा कि कैश विड्रॉल बहुत ही आसान हो गया भारत में। और इसको इसको इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है, अब फिर एक क्वेश्चन आता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा एटीएम्स किसके ब्रांच कौन से बैंक है? बहुत ही आसान है, एसबीआई की है। एसबीआई के सबसे ज़्यादा एटीएम्स हैं इंडिया में। लेकिन हाँ, अगर पहले कौन से बैंक ने इंट्रोड्यूस किया था, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, आता भी है, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, कौन सा एटीएम है, किसने किया था फर्स्ट एटीएम इंट्रोड्यूस? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, काफ़ी धीमे ही पढ़ा रहा हूँ मैं, ज़्यादा स्पीड नहीं है जो इसमें कि आप लोगों को समझ में ना आए।
क्योंकि अभी एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट नहीं निकला है, आरआरबी का एग्ज़ाम डेट भी अनाउंस नहीं हुआ है, तो थोड़ा आराम से चलते हैं, धीरे धीरे जाएंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे अपना कोर्स, ज़्यादा हड़बड़ाहट नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। ओके, तो अब जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। अच्छा, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का अपेक्स बैंक है। इंडिया के जो जो बैंक्स हैं वो किस तरह से काम करेंगे, उसके अंदर किस तरह का रूल्स एंड रेगुलेशन रहेंगे, वो सारा कौन डिसाइड करता है? आरबीआई डिसाइड करता है या नहीं? तो आरबीआई के बारे में जानते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द बैंक which controls the monetary policy of the इंडियन रूपी। इंडियन रूपी का जो मॉनेटरी पॉलिसी होता है, ठीक है, अब हिंदी में इसको क्या कहते हैं ये भी मेरे को अच्छी तरह से याद नहीं है, शायद मुद्रागत कुछ होगा वैसे ही। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी याद रखिए, अब इतना हिंदी भी जरूरत नहीं है, बैंकिंग एग्जाम देने जा रहे हैं आप लोग, तो इंग्लिश टर्म्स जानना बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है इंडियन रूपी का, वो रेगुलेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो क्या मॉनेटरी पॉलिसी किस हिसाब से चलेगा, वो बैंक्स डिपेंड करते हैं किस बैंक के ऊपर? आरबीआई के ऊपर। इट स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन ऑन 1 अप्रैल 1935। तो पहले क्लास में मैंने आपको बताया था कि आरबीआई कब शुरू हुआ था? 1935 में, जिसके अंदर की जबकि ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ये बैंक स्टार्ट किया गया था। और अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक एक्ट 1934, अब ये चीज़ कंफ्यूज करने वाला है। पहला बात है कि रिजर्व बैंक कब शुरू हुआ था? 1935 में। ठीक है, रिजर्व बैंक कब शुरू हुआ था? 1935 में। लेकिन रिजर्व बैंक एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट कब आया था? 1934 में। एक्ट एक साल पहले ही आ गया था, और लेकिन जो बैंक है वो आया था 1935 में। सो कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। इनिशियली इट वाज कंप्लीटली ओन्ड बाय प्राइवेट शेयर होल्डर्स। तो आरबीआई भी प्राइवेट शेयर होल्डर्स के द्वारा पहले कंट्रोल किया गया था। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इसको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था कि तुम जाओ और सारे बैंक्स के जो जो रूल रेगुलेशन है वो किस तरह से चलेंगे वो सब देखो, ये वो करो। नहीं, आरबीआई ऐसे शुरू नहीं हुआ था। आरबीआई भी आज ए प्राइवेट शेयर होल्डर्स बैंक ही शुरू हुआ था। बाद में ये गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया गया, और उसके बाद ये हमारे इंडिया का एपेक्स बैंक बना। ठीक है, तो आफ्टर द इंडिपेंडेंस आरबीआई गॉट नेशनलाइज्ड ऑन 1 जनवरी 1949। 1949 में आरबीआई नेशनलाइज हुआ, और उसके बाद से ही ये इंडिया का एपेक्स बैंक बन गया, और सबसे ज़्यादा जो नियंत्रण है वो किसके हाथ चला गया? आरबीआई के हाथ चला गया। ठीक है, और इससे पहले किसके हाथ था? एसबीआई के हाथ। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जब था तब उसके हाथ सबसे ज़्यादा क्या था? पावर था इंडिया में। ओके, तो अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा, तो ये जानते हैं हिल्टन यंग कमीशन के बारे में। ठीक है, तो इसको हटा लेते हैं। ओके, सो अब जानते हैं हिल्टन यंग कमीशन के बारे में, जिसने कि आरबीआई को गठन किया था। आरबीआई को गठन किया था मतलब हिल्टन यंग जो कमीशन है उसके बेसिस पे ही, उसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे ही आरबीआई को गठन किया गया था। और जो इनिशियल हेडक्वार्टर था आरबीआई का वो कलकत्ता में था। ठीक है, तो पहले के टाइम में इंडिया का जो मेन सिटी था वो कौन सा था? कलकत्ता था। आप लोग अगर पता होगा तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो पहले कौन से बड़े शहर के थ्रू आए थे? कलकत्ता के थ्रू आए थे। तो इसीलिए ही उस टाइम में जो सबसे समृद्ध शहर था, जिसके ऊपर कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ज़्यादातर डिपेंड करती थी, वो शहर था कलकत्ता में। ज़्यादातर पुराने हेडक्वार्टर्स, पुराने जो भी ब्रांचेस हैं, या फिर ज़्यादातर हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे कलकत्ता में। लेकिन इसको कलकत्ता से बॉम्बे शिफ्ट कर दिया गया। कब शिफ्ट कर दिया गया? 1937 में। ओके, कब शिफ्ट किया गया? इसको शिफ्ट कर दिया गया 1937 में। अब बना कब था? 1935 में। एक्ट आया था 1934 में, शिफ्ट कर दिया गया 1937 में। ठीक है, और ये सब किसके द्वारा परिचालित किया गया? हिल्टन यंग कमीशन। और हाँ, हिल्टन यंग कमीशन के बारे में एक चीज़ और बता दूं कि ये जो हिल्टन यंग कमीशन है ये जाना जाता है रॉयल कमीशन ऑन इंडिया। ठीक है, क्या किस रूप से जाना जाता है? रॉयल कमीशन ऑफ इंडिया ऑन करेंसी एंड फाइनेंस। समझ में आप लोग को किसके नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है रॉयल कमीशन ऑन इंडिया ऑन करेंसी एंड फाइनेंस। समझ में आया आप लोग को? ठीक है, अच्छा तो इसको लिख लूँ क्या? अच्छा ठीक है, लिख लेता हूँ एक बार, आप लोग को अच्छा तरह से और समझ में आ जाएगा। रॉयल कमीशन, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन
करेंसी एंड फाइनेंस। तो इसके नाम से ये भी जाना जाता है। तो एग्जाम में अगर ये ऑप्शन आता है कि किसके द्वारा, कौन से कमीशन के द्वारा आरबीआई को गठन किया गया था, या आरबीआई का पूरा परिचालन इनिशियली किस कमीशन के द्वारा हुआ था, तो हिल्टन यंग कमीशन अगर ऑप्शन में नहीं आता है तो रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस अगर ऑप्शन में होता है तो उसको जरूर से करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, सो नोट डाउन कर लिया तो इसको मिटा देता हूँ। ओके, इट डिस्क्राइब द बेसिक फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई के क्या क्या बेसिक फंक्शंस होने वाले हैं उस टाइम में इसने डिस्कस किया था। रेगुलेटिंग द इशू ऑफ बैंक नोट्स। ठीक है, तो इसका जो आरबीआई का पहले ही था, आरबीआई इस तरह से शुरू नहीं हुआ था कि वो एक कमर्शियल बैंक है। आरबीआई को पहले ही शुरू किया था कि वो बैंक्स के अंदर रेगुलेटर करेगा, बैंक्स के अंदर जो चीज़ें होता है उनको रेगुलेट करेगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा उस टाइम पे पावरफुल बैंक था वो कौन सा था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि बाद में एसबीआई बना। ओके, तो आरबीआई के हाथ तब कौन कौन से पावर थे, और अब तो काफ़ी ज़्यादा पावर है आरबीआई का, तो लेकिन तब कौन कौन से पावर थे? तब इसके अंदर जो बेसिक फंक्शन थे वो थे रेगुलेटिंग द इशू ऑफ बैंक नोट्स। बैंक नोट्स के जितने सारे इशू थे वो आरबीआई के अंडर आता था। कीप रिजर्व टू सिक्योर द मॉनेटरी स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री। हमारे कंट्री का अगर जो मतलब जितना कंट्री में जितना फाइनेंस होना चाहिए एज ए स्टॉक, आप इसको बोल सकते हैं सेविंग्स भी बोल सकते हैं। पूरे कंट्री का सेविंग जो है एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सेविंग, कि अगर कुछ बाद में प्रॉब्लम होता है तो इतना सेविंग इंडिया में होना चाहिए कि इंडिया उसको फाइट कर सके। ठीक है, तो वो सेविंग कौन डिसाइड करता है? वो आरबीआई डिसाइड करता है, आरबीआई अपने पास रखता है। ठीक है, और क्या ऑपरेशन था आरबीआई का? आरबीआई का ऑपरेशन और था कि इट ऑपरेट्स द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। तो कंट्री का जो बेस्ट इंटरेस्ट है वो क्या रहेगा? ठीक है, कई बैंक्स, अच्छा तो आप इस तरह समझिए इसको, तो बैंक्स आपको इंटरेस्ट रेट देते हैं, तो वो जो इंटरेस्ट रेट है वो आरबीआई डिसाइड करता है। लेकिन एक और बात सोचने वाली ये है कि हर बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है वो अलग अलग रहता है नहीं? ज़्यादातर प्राइवेट बैंक्स का जो इंटरेस्ट रेट होता है लोगों को देने का वो ज़्यादा ऊपर होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन जो गवर्नमेंट बैंक्स का जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो कम होता है। तो अगर आरबीआई डिसाइड करता है तो सबके लिए तो एक ही होना चाहिए, लेकिन अलग अलग क्यों होता है? अलग अलग इसीलिए होता है कि आरबीआई एक अपर लिमिट सेट करता है कि आप इससे ज़्यादा इंटरेस्ट आप चार्ज नहीं कर सकते लोन से, या फिर इससे कम इंटरेस्ट आप लोगों को नहीं दे सकते। समझ में आ गया? एक अपर बाउंड्री, एक लोअर बाउंड्री, ये दोनों डिसाइड करता है आरबीआई कि अगर आप लोन देते हैं तो इससे ज़्यादा इंटरेस्ट आप नहीं ले सकते, और अगर आप किसी को इंटरेस्ट दे रहे हैं तो इससे कम इंटरेस्ट आप नहीं दे सकते, इसके बीच में आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये डिसाइड करता है आरबीआई। ओके, तो हिल्टन यंग कमीशन के बारे में क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं, और ये है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, और इसके अंदर जो सेक्शंस है उसमें कई चीज़ें ऐसे आएंगी जो शायद आप लोग को पता नहीं होंगी, तो उनको मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया था 1949 में, इंडिया के इंडिपेंडेंस होने के बाद आया था। 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया था, एंड इट इज़ द लेजिस्लेशन ऑफ इंडिया दैट रेगुलेट्स ऑल बैंकिंग हाउसेस इन इंडिया। तो अगर आप इसको बैंक्स का क्या हम लोग का जो लेजिस्लेशन होता है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो लेजिस्लेशन होता है, इसको आप बैंक का लेजिस्लेशन बोल सकते हैं, गलती नहीं होगा। तो बैंक का जो लेजिस्लेशन है वो आया था रेगुलेशन एक्ट 1949 में, और इसके अंदर टोटल 55 सेक्शंस थे। ओके, जैसे कि आप लोग अगर पढ़े होंगे तो पॉलिटी में जो आता है आप लोग का, पॉलिटी में आता है आप लोग का ना कि लेजिस्लेशन में कितने आर्टिकल्स रहते हैं, फिर उसके अंदर कई सारे सेक्शंस रहते हैं। तो इसी हिसाब से जो बैंकिंग का रेगुलेशन एक्ट था ये जो लेजिस्लेशन है इसके अंदर टोटल 55 सेक्शंस हैं। ठीक है, तो ये जो 55 सेक्शंस हैं ये सारे सेक्शंस हम डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ जरूरी सेक्शंस जो सेक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो क्या सारे आर्टिकल पढ़ते हैं? नहीं, जो आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उसको पढ़ते हैं, शेड्यूल्स को पढ़ते हैं। तो इसी तरह से ही हम लोग मेजर सेक्शंस को पढ़ेंगे। तो पहला जो मेजर सेक्शन है वो है 10BB।
सेक्शन 10BB। और सेक्शन 10BB कहता क्या है? ये कहता है पावर ऑफ आरबीआई टू अपॉइंट चेयरमैन ऑफ ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ए बैंकिंग कंपनी। आरबीआई के हाथ में ये पावर होता है कि ये किसी बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि एमडी या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि कंप्लीट बोर्ड आरबीआई नियोजित कर सकता है। ये पावर आरबीआई के पास होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब सेक्शन 11 में क्या है? सेक्शन 11 में है रिक्वायरमेंट आज टू मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल एंड रिजर्व्स। ओके, तो रिक्वायरमेंट क्या होता है कि मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल एंड रिजर्व आप रखेंगे। ये डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड करता है आरबीआई। सेक्शन 12 में आता है रेगुलेशन ऑफ पेड ऑफ कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड ऑथराइज्ड कैपिटल एंड वोटिंग राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स। पता है मुझको। अब कैपिटल में आप लोग काफ़ी लोग कंफ्यूज हो गए होंगे जिनको पता ही नहीं है कि ये पेड अप कैपिटल क्या चीज़ है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या चीज़ है और ऑथराइज्ड कैपिटल क्या चीज़ है, वोटिंग राइट्स क्या है। टेंशन मत लीजिए, समझाता हूँ। ओके, तो रेगुलेट करता है ये पेड अप कैपिटल को। अब पेड अप कैपिटल होता क्या है? देखिए, जो बैंक्स होते हैं उनका कुछ शेयर क्या होता है? पब्लिक में जाता है। तो वो शेयर के थ्रू वो जितना भी पैसा अर्न करते हैं, समझ में रहे? वो शेयर्स के थ्रू वो जितने भी पैसे अर्न करते हैं वो सारे आते हैं पेड ऑफ कैपिटल के अंदर। ठीक है, पेड ऑफ कैपिटल में क्या आता है कि शेयर्स के थ्रू वो जितने भी पैसे अर्न करते हैं वो आता है पेड ऑफ कैपिटल के अंदर। अब दूसरा बात आ जाता है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल डिस्कस करेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है कि ऑथराइज्ड कैपिटल को आप इस तरह समझ सकते हैं कि बैंक्स का जो शेयर होता है उसका एमआरपी होता है, यानी कि जो शेयर्स होते हैं उसको आप मैक्सिमम कितने रुपीज़ में सेल कर सकते हैं। तो ये जो एमआरपी डिसाइड करता है। सपोज जैसे कि आप लोग कहीं पे कपड़े खरीदने जा रहे हैं, सोच लीजिए, तो आपको एक टी शर्ट मिला जिसके ऊपर एमआरपी था 300 रुपये। तो अगर आप सोच लीजिए कि वो टी शर्ट एक शेयर है, आप इसको खरीदने वाले हैं, तो आप चाहे तो उस पर बार्गिन कर सकते हैं या नहीं, और कम रेट दे के उसको ले सकते हैं। तो वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो जैसे कि अगर आप पूजा के टाइम जाएंगे तो उस टाइम में आपको डिस्काउंट ज़्यादा मिलता है या नहीं, और अगर लेकिन हाँ उस टाइम पे आपका बार्गेन कम हो जाता है। लेकिन अब अगर नॉर्मल टाइम में जाएंगे उस टाइम में बार्गेन थोड़ा आपको ज़्यादा मिल जाता है। ऑफ सीजन में आप लोग जाएंगे तो बार्गेन थोड़ा ज़्यादा मिलता है। तो एग्जैक्टली वही चीज़ है कि जो बैंक का शेयर होता है उसमें जो एमआरपी होता है, जो मैक्सिमम प्राइस होता है कि आप मैक्सिममली इतने प्राइस दीजिए और ले लीजिए। जैसे कि आप बिस्किट का पैकेट खरीदते हैं वो तो आप बार्गेन नहीं करते हैं, 5 रुपये लिखा होता है तो 5 रुपये ही देते हैं। तो वो जो ऑथराइज्ड कैपिटल होता है ये वही चीज़ होता है। अब जानते हैं कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या चीज़ है। ये जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है ये क्या चीज़ है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल वो चीज़ है जो कि एक बायर आपको पे करता है। आप इस तरह से समझ लीजिए कि ये ऑथराइज्ड कैपिटल है एमआरपी, तो जो आप पैसे दे रहे हैं बार्गिन करने के बाद, ठीक है, जो पैसे आप दे रहे हैं बार्गिन करने के बाद पर शेयर, वो होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। समझ में आ गया? पेड अप कैपिटल क्या चीज़ है? टोटल अर्निंग शेयर्स के थ्रू। ओके, टोटल अर्निंग शेयर्स के थ्रू। सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होता है? एमआरपी का, अच्छा सॉरी, ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल होता है मैक्सिमम प्राइस जो कि डिसाइड करता है पर शेयर। समझ में आ गया? और सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या है? पर शेयर आप कितने रुपए दे रहे हैं, मतलब आफ्टर आप जो आपका जो भी डिस्कशन है वो खत्म करने के बाद, शेयर होल्डर जो कि शेयर बेच रहा है उसके साथ डिस्कशन खत्म करने के बाद टोटल आप उसको कितना पैसे दे रहे हैं वो आता है सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर। और वोटिंग राइट्स तो जानते ही होंगे आप, जो शेयर होल्डर्स रहते हैं वो वोट करते हैं किसी चीज़ को लेकर, उनके पास एक राइट होता है ताकि वो वोट कर सके। ठीक है, तो चारों चीज़ें आप लोग को समझ में आया होगा आई होप। अगर फिर भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको डाउट क्लियर कर दूंगा। लगता नहीं और डाउट होगा, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो और कुछ मेजर सेक्शंस के बारे में जानते हैं। फिर आता है सेक्शन 21। इट गिव्स द पावर ऑफ आरबीआई टू कंट्रोल द एडवांसेस बाय बैंकिंग कंपनीज। बैंकिंग कंपनी जितने एडवांसेस देंगे, ठीक है, उसको कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई। ये आता है सेक्शन 21 में। फिर आता है सेक्शन 21A और ये डिसाइड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंकिंग कंपनीज। तो जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि बैंकिंग कंपनीज किस तरह के रेट्स ऑफ इंटरेस्ट
चार्ज करेंगे ये कौन डिसाइड करता है? आरबीआई। ये एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट देता है जिसके अंदर की बैंक्स क्या करते हैं, अपने रेट को अपने हिसाब से ही देते हैं, अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को अपने हिसाब से ही सही करते हैं। ओके, तो ये डिसाइड करता है आरबीआई 21A के अंदर। फिर आता है सेक्शन 22(1), ठीक है, 21(1)(A), उसके बाद आता है 22 का पार्ट 1, जिसमें कि बैंकिंग कंपनीज को आरबीआई लाइसेंस प्रदान करता है। ऐसे नहीं कि कोई भी बैंकिंग कंपनी आया और वो शुरू हो जाएगा अपना काम धंधा लेकर, उसको पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा। कहाँ से? आरबीआई से। तो ये जो आरबीआई लाइसेंस प्रदान करता है ये आता है सेक्शन 22(1) के अंदर। अब आता है सेक्शन 23 के तरफ, और ये दिखाता है रेस्ट्रिक्शन ऑन ओपनिंग ऑफ न्यू एंड ट्रांसफर ऑफ एग्जिस्टिंग प्लेसेस ऑफ बिजनेस। अब ये क्या चीज़ है? तो पहली बात, कई सारे बैंक्स के ब्रांचेस होते हैं एक जगह पर, लेकिन अगर उस बैंक को अपना एक नया ब्रांच खोलना है या फिर अपने एग्जिस्टिंग ब्रांच को शिफ्ट करना है कि हाँ मेरे पास यहाँ पे ब्रांच में, इस ब्रांच में मेरा उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, उतना ज़्यादा काम नहीं हो रहा है, तो मैं इसको शिफ्ट करना चाहता हूँ, मुझे कोई अच्छा प्रॉफिटेबल जगह ये मुझे दिखा है तो मैं वहाँ पर शिफ्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए बैंक को परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ से लेना पड़ेगा? आरबीआई से। ओके, तो अब चलते हैं सेक्शन 29 के तरफ, और ये दिखाता है कि हर बैंक को अपना अकाउंट एंड बैलेंस शीट मेंटेन करना होगा, और जिसका कि ऑपरेटिंग पावर रहेगा किसके हाथ में? आरबीआई के हाथ में। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं सेक्शन 36(AE). ओके, सेक्शन 36(AE) क्या कहता है? ये कहता है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्वायर अंडरटेकिंग ऑफ बैंकिंग कंपनीज इन सर्टन केसेस। तो आरबीआई के हाथ में ये पावर है कि किसी भी बैंक का अगर कुछ गलत काम वो करता है, तो कुछ गलतियां वो करते हैं, तो वो अंडरटेकिंग में ले सके। ठीक है, अदर बैंकिंग कंपनीज को अंडरटेकिंग में ले सके। कौन ले सके? आरबीआई। ठीक है, तो ये पावर भी आता है आरबीआई में, जो आता है सेक्शन 36(AE) के अंदर। अब बढ़ते हैं आगे, और 3 से मेजर सेक्शंस बचे हैं। सेक्शन 44(A). ओके, तो इसमें यह करता है कि प्रोसीजर ऑफ अमलगमेशन ऑफ बैंकिंग कंपनीज। अब अमलगमेशन और मर्जिंग, ये दोनों चीज़ काफ़ी अलग अलग चीज़ हैं। अमलगमेशन और मर्जिंग का एक बेसिक आप लोग अगर समझना चाहेंगे तो ये ऐसा होता है कि अमलगमेशन और बैंकिंग मर्जिंग दोनों होता है कि दो अलग अलग बैंक्स को मर्ज कर दिया जाए। ठीक है, ये होता है मर्जिंग और अमलगमेशन। उसी तरह का ये एक से ज़्यादा बैंक्स को अगर मिलाते हैं तो उसको मर्जिंग या फिर अमलगमेशन को कहा जाता है। लेकिन मर्जिंग और अमलगमेशन में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? तो 1 साल पहले तकरीबन आप लोग का आया था कि इलाहाबाद बैंक जैसे पीएनबी में शिफ्ट हो गया था, मर्ज हो गया था, तो इलाहाबाद बैंक का नाम मिट गया और वो चलने लगा पीएनबी के हिसाब से। ठीक है, तो उससे कहते हैं मर्जिंग। मतलब एक बैंक बड़ा रहेगा तो उसके अंदर एक छोटा बैंक मिल जाता है और वो बड़े बैंक के नाम से ही काम करने लगता है, तो इससे कहते हैं मर्जिंग। अब अमलगमेशन का क्या होता है? अमलगमेशन ये होता है कि दो अलग अलग बैंक्स हैं, दो अलग अलग कंपनीज हैं। सपोज इन दोनों का प्रॉफिट ठीक नहीं चल रहा है। ठीक है, ये दो अलग अलग कंपनीज हैं, इनका प्रॉफिट ठीक नहीं चल रहा है, तो ये मिल जाते हैं और एक नए कंपनी की शुरुआत करते हैं। ठीक है, एक नए बैंक की शुरुआत करते हैं, उससे कहा जाता है अमलगमेशन। समझ में आया? मर्जिंग में बड़े बैंक के अंदर छोटा बैंक आ जाता है और काम करता है बड़े बैंक के नाम के हिसाब से। लेकिन अमलगमेशन में दो कंपनीज या फिर दो बैंक मिल जाते हैं और एक नया बैंक या फिर नया कंपनी शुरू करते हैं, इसे कहते हैं अमलगमेशन। ठीक है, तो सेक्शन 44(A) आप लोग को समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं सेक्शन 46(A) के तरफ। अब सेक्शन 46(A) क्या कहता है? पावर ऑफ आरबीआई टू इम्पोज पेनल्टी। तो जैसे कि आरबीआई के हाथ में अंडरटेकिंग पावर था कि अगर कोई बैंक कुछ मिस्टेक्स करता है तो उसको अंडरटेकिंग में ले सकता है, तो उसी तरह ही आरबीआई के पास एक और पावर है कि वो पेनल्टी दे सकता है। अगर कोई बैंक कुछ बुरा काम करता है या फिर कुछ इलीगल काम करता है तो उस इलीगल काम के लिए आरबीआई उसको पेनल्टी दे सकता है। इलीगल काम ही नहीं, अगर कुछ वो मिस्टेक्स करता है, जैसे कि आप वो बैलेंस शीट को ठीक से मेंटेन नहीं करता है, हिसाब का इधर उधर होता है, तो वो पेनल्टी उसको देने के लिए आरबीआई प्रोवोक कर सकता है। ठीक है, तब अब बढ़ते हैं आखिरी सेक्शन के ऊपर, आखिरी मेजर सेक्शन के ऊपर, जो भी है सेक्शन 49(A).
ओके। तो सेक्शन 49A क्या कहता है? सेक्शन 49A ये कहता है कि रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स विड्रॉएबल बाय चेक्स। तो चेक्स के अंदर जो विड्रॉएबल एक्सेप्टेंस जो होता है चेक्स का, वो डिसाइड करता है आरबीआई। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा चेक बाउंस हो जाता है। अब चेक बाउंस हो जाना मतलब क्या होता है कि अगर आपने चेक दे दिया है लेकिन आपके अकाउंट में पैसा ही नहीं है, तो जिसको आपने चेक दिया है वो तो सोच रहा है कि मेरे को पैसा मिल गया, लेकिन वो जब डिपॉजिट करने गया तो बैंक वाले ने बताया कि जिसने आपको चेक दिया है उसके अकाउंट में पैसा नहीं, हम किससे विड्रॉल करेंगे। तो ये सारा जो एक्सेप्टेंस होता है, ये बाउंस चेक वेक का जो सीन होता है, ये सारा जाता है आरबीआई के पास डायरेक्टली। ठीक है। फिर आरबीआई अपने अंडर बैंक्स को प्रोवोक करता है कि आप लोग इस चीज से कांटेक्ट कीजिए या फिर ये कीजिए। वो सब्सिडरी बैंक्स क्या करते हैं, देखते हैं, लेकिन इसका जो मेन थीम रहता है, जो मेन डाटा रहता है, वो जाता है आरबीआई के पास डायरेक्टली। ओके। सो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग का और थोड़ा पर्सन ही बचा है, तो उसका हम अगले वीडियो में कवर अप करेंगे। तो तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और दुआ कीजिए, प्रे कीजिए कि हमारा जो अभी का जो पेंडेमिक का सिचुएशन है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और फिर से हम लोग क्लासरूम स्टडी के तरफ जा सके, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन स्टडी में नहीं आ पाते। मैं जनरली बात कर रहा हूँ एकेडमिक स्टूडेंट्स की, क्योंकि कॉम्पिटिटिव के काफ़ी स्टूडेंट ऑनलाइन में आके पढ़ लेते हैं, जैसे कि हम और आप पढ़ रहे हैं, लेकिन एकेडमिक स्टूडेंट्स काफ़ी ऐसे ज़्यादा हैं जिनका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं रहता है। तो वो जनरली डिपेंड करते हैं कि एकेडमी में जाए और अपना स्टडी कंटिन्यू करे, जैसे कि क्लास 10th हो गया, 12th हो गया, इस तरह के काफ़ी स्टूडेंट्स हैं। तो प्रे कीजिए कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए। सो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।